नमस्ते और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय शुरू करने वाले हैं जो सच में हमारा नजरिया बदल सकता है। आज हम ऑटिज्म से जुड़े उन पुराने, बेबुनियाद और समाज में गहराई तक फैले हुए मिथकों यानी मिथ्स को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हम हाल ही के वैज्ञानिक रिसर्च और ऑटिस्टिक कम्युनिटी के असली अनुभवों का इस्तेमाल करेंगे ताकि एकदम स्पष्ट और सटीक सच्चाई सामने आ सके। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ऑटिज्म के बुनियादी मिथकों से, फिर संचार और सहानुभूति की सच्चाई, छिपे हुए ऑटिस्टिक वयस्क, कार्यस्थल यानी वर्कप्लेस पर ऑटिज्म को नए नज़रिए से देखना और आखिर में सच्चे समावेशन की तरफ कदम बढ़ाना। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, जहां हम ऑटिज्म के सबसे बड़े और बुनियादी मिथकों का खंडन करेंगे। अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखा जाए तो पता चलेगा कि ऑटिज्म को लेकर समाज की सोच कितनी पुरानी है। 1940 के दशक में लियो कैनर ने इसे सिर्फ बच्चों से जोड़ दिया था। फिर 1980 के दशक में टेम्पल ग्रैंडन आई, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ऑटिस्टिक एडल्ट होना कैसा होता है और वे कितने सफल हो सकते हैं। पर फिर आती है 1989 की फिल्म रेन मैन, जिसने ये गलत स्टीरियोटाइप सेट कर दिया कि ऑटिज्म वाले सभी लोग मैथ के जीनियस या सवांत होते हैं। और हाँ, सबसे खराब थी 1998 की वो पूरी तरह से फर्जी स्टडी, जिसने वैक्सीन को ऑटिज्म से जोड़ दिया था। आज ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता। 95,000 से ज्यादा बच्चों पर हुई एक बहुत बड़ी रिसर्च ने भी इसे गलत साबित किया है। और जाहिर सी बात है, खराब परवरिश का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही आम सवाल उठता है, क्या ऑटिज्म सच में सिर्फ बचपन का एक दौर है, या फिर क्या ये किसी को अपनी आधी उम्र में यानी वयस्क होने पर भी हो सकता है? ये एक ऐसी उलझन है जिसकी वजह से कई लोगों को सही समय पर जरूरी मदद नहीं मिल पाती। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ऑटिज्म ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो जीवन में अचानक से लग जाए। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रोफाइल है जो उम्र भर रहती है और जन्म से ही मौजूद होती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति में बड़े होने पर इसके लक्षण दिख रहे हैं, तो वो लक्षण दरअसल उनके पैदा होने के समय से ही वहां मौजूद थे। ये टेबल इस फर्क को और भी सफाई से समझाती है। ऑनसेट यानी किसी स्थिति का जैविक रूप से शुरू होना हमेशा जन्म के समय से होता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन यानी डॉक्टर द्वारा क्लिनिकल डायग्नोसिस मिलना जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। आजकल जागरूकता बढ़ने की वजह से बहुत से वयस्कों को इसका डायग्नोसिस मिल रहा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें ये अभी हुआ है। चलिए अब बायोलॉजी को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा भाग है संचार और सहानुभूति, यानी कम्युनिकेशन और एम्पैथी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयां जो काफी हैरान करने वाली हैं। क्या कभी ऐसा सुनने में आया है कि ऑटिज्म वाले लोगों में हमदर्दी या एम्पैथी नहीं होती? ये एक ऐसी गलतफहमी है जो समाज में बहुत गहरे तक बैठी हुई है और वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है। ऐसे बेबुनियाद ख्याल ही इन व्यक्तियों को समाज से अलग थलग कर देते हैं। दरअसल हमें कॉग्निटिव एम्पैथी और अफेक्टिव एम्पैथी के बीच का फर्क समझना होगा। कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब है ये समझना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, जबकि अफेक्टिव एम्पैथी है दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। नया शोध साफ तौर पर दिखाता है कि ऑटिज्म वाले लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि न्यूरोटिपिकल समाज ने अपनी जो एक धारणा बना रखी है वो उस हिसाब से उसे व्यक्त नहीं कर पाते। इसे अक्सर डबल एम्पैथी प्रॉब्लम भी कहा जाता है। एक और जरूरी बात, अक्सर नॉन वर्बल और नॉन स्पीकिंग शब्दों को एक ही समझ लिया जाता है, पर ऐसा है नहीं। नॉन वर्बल एक पुराना शब्द है जिसका मतलब ये निकाल लिया जाता था कि व्यक्ति में भाषा का पूरा अभाव है, लेकिन नॉन स्पीकिंग शब्द इस बात को ध्यान में रखता है कि अगर कोई बोल नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके पास समझने की क्षमता या गहरे विचार नहीं है। वे साइन लैंग्वेज, टाइपिंग या दूसरे उपकरणों के जरिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बात कर सकते हैं। देखिए, बोलना सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की बात नहीं है। अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच दरअसल एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। इसमें कोशिश की कोई कमी नहीं होती। जरा सोचिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से जो बोल नहीं सकता ये कहा जाए कि वो बोलने की थोड़ी और कोशिश करे, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी व्हीलचेयर वाले इंसान को उठकर खड़ा होने को कह दिया जाए। संचार के हर रूप को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, छिपे हुए ऑटिस्टिक वयस्क, यानी वो बड़े लोग जो अब तक डायग्नोसिस सिस्टम की नजरों से बचे रहे हैं। 54 लाख यानी 5.4 मिलियन।
ये अमेरिका में वर्तमान में ऑटिज्म वाले वयस्कों की एक अनुमानित संख्या है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी भर ये पता ही नहीं चला कि उन्हें ऑटिज्म है और वो हमेशा यही सोचते रहे कि वो दूसरों से इतने अलग क्यों महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से व्यक्ति, खासकर महिलाएं, ऐसे किसी भी बाहरी लक्षण को छिपाने में माहिर हो जाती हैं। वो समाज में फिट बैठने के लिए दूसरों की नकल करने में अपनी बहुत बड़ी और थका देने वाली ऊर्जा लगा देती हैं। इसे मास्किंग या सोशल कैमोफ्लेजिंग कहा जाता है। ये मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत भारी पड़ता है और अंदर ही अंदर तनाव को बढ़ाता रहता है। हमें पहचानना होगा कि समाज के ढांचागत भेदभाव ने कैसे डायग्नोसिस में देरी की है। इस चार्ट को देखिए। जेंडर बायस के कारण लगभग 2/3 महिलाओं को 18 साल की उम्र के बाद ही पता चलता है कि उन्हें ऑटिज्म है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक कलंक जैसे कारणों ने कई अलग अलग समुदायों को उनकी पूरी जिंदगी सही पहचान और मदद मिलने से रोके रखा। और अब एक और हैरान करने वाला तथ्य, 18 साल की उम्र के बाद डायग्नोस हुए 94% 94% वयस्कों का मानना है कि इस पहचान की प्रक्रिया ने उनके समग्र जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार किया। वयस्क होने पर जब ये समझ आता है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, तो वो आत्मस्वीकृति और एक गहरी शांति का बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है। अब यहां से बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस पर ऑटिज्म को लेकर हमारी नई सोच। अक्सर मीडिया में यही दिखाया जाता है कि ऑटिज्म वाला हर इंसान गणित का जीनियस या कोई टेक सवांत होता है जो सिर्फ दोहराए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कामों के लिए ही बना है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उनके पास अविश्वसनीय रूप से विविध कौशल होते हैं। वो रचनात्मक क्षेत्रों में, कला में, कस्टमर सर्विस में और ऐसी ही अनगिनत अलग अलग भूमिकाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि ऑटिस्टिक लोगों को काम पर रखने का मतलब है कंपनी का बहुत भारी खर्च होना। बिल्कुल नहीं। शोर कम करने वाले हेडफोन, काम करने के लिए एक शांत जगह या फिर इंटरव्यू के दौरान उनके कौशल को परखने के कुछ अलग तरीके, ये बहुत ही सरल, मुफ्त या कम लागत वाले लचीले बदलाव हैं। इन छोटे बदलावों से अंततः पूरी कंपनी की उत्पादकता ही बढ़ती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, सच्चे समावेशन यानी ट्रू इंक्लूजन की ओर बढ़ना। एक बहुत ही मशहूर और सच्ची कहावत है, जब कोई किसी एक ऑटिस्टिक इंसान से मिलता है तो वो सिर्फ उस एक ऑटिस्टिक इंसान से ही मिला होता है। कहने का मतलब ये है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हर एक व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। ये बात हमें इस खतरनाक जाल से बचाती है जहां ये मान लिया जाता है कि हर कोई थोड़ा बहुत ऑटिस्टिक होता है या फिर सभी ऑटिस्टिक लोग एक जैसे दिखते हैं। ऑटिज्म की कोई एक तस्वीर नहीं होती। उम्मीद है कि इस चर्चा ने उन पुराने और दकियानूसी मिथकों को तोड़ने में एक मजबूत नींव रखी होगी। लेकिन चलते चलते एक बहुत ही गहरा सवाल यहां छोड़ना चाहूंगा। अगर समाज न्यूरोडाइवर्जेंट लोगों को उनके असली रूप को छिपाने या मास्क करने के लिए मजबूर करना आखिरकार बंद कर दे, तो जरा सोचिए वर्तमान में हम कितने अद्भुत नवाचारों और गहरे संबंधों से चूक रहे हैं। अगर सच्चा समावेशन हमारा मानक बन जाए तो ये दुनिया कितनी अधिक जीवंत और समृद्ध हो सकती है। इस खास चर्चा को सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।